जय हिंद दोस्तों। आपका अभ्यास एक्स डिफेंस पे स्वागत है। मैं आपका दोस्त आपका भाई परीक्षित। ये हमारा एक्सप्लेन सीरीज का 7वां लेक्चर है। ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कवर करेंगे जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के ऑर्डर से रिलेटेड है। ठीक है। इसको कवर करने से पहले मैं आपको इस पर्टिकुलर आर्टिकल और इस पर्टिकुलर एक्सप्लेन सीरीज की बेनिफिट्स बता देना चाह रहा हूँ। जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको बता देना चाह रहा हूँ कि इससे कितने बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले क्या है कि आपकी रीडिंग स्किल बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छी खासी कमांड हो जाएगी। आपकी वोकैब्स इंक्रीज हो जाएंगी। आपको वोकेबलरी आपकी बेटर हो जाएगी। चौथी चीज क्या है कि जो एसएसबी है, एसएसबी के लिए जो करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो यहीं से आपके कवर अप होंगे। सीएपीएफ, सीएपीएफ के लिए जो दूसरा जो पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, उसके लिए भी आपको यहाँ से कंटेंट मिलेगा, ढेर सारा कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर ढेर सारी आपको रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगी ताकि इस कंटेंट को आप अपने आंसर्स में डायरेक्ट कोट कर सको, ऐसे लिख सको। ठीक है। और करंट अफेयर तो साइमल्टेनियसली हो ही रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, इससे आपका इंग्लिश लैंग्वेज पे इंट्यूशन डेवलप होगा। तो इसमें क्या है, इंट्यूशन से क्या होगा कि आप कोई भी फॉल्ट होगी, कुछ भी दिक्कत होगा तो आप ऑटोमेटिकली पकड़ लोगे। ठीक है। ये इंट्यूशन डेवलप होना जरूरी है। जैसे आपने एम एस धोनी के अंदर इंट्यूशन देखा होगा। ठीक है। वो इंट्यूशन के दम पे विकेट कीपिंग करता है। ये सभी को पता है। अब चलते हैं हम लोग कुछ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको अपने चैनल पे बता देना चाह रहा हूँ कि हम लोग क्या क्या चीजें कवर कर रहे हैं। ठीक है। बस कुछ सेकंड में आपको बताता हूँ। ये हमारा चैनल है अभ्यास एक्स डिफेंस चैनल। ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने ढेर सारी चीजें कवर कर रखी हैं। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। जीएस के सभी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटी या पॉलिटी के लेक्चर्स देख लीजिए, 14 वीडियोस हैं। ठीक है। हमारी इंग्लिश की ये चलिए मार्क्स बूस्टर सीरीज, ये बताइए कि हमारे जो इंग्लिश की जो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती हैं, जैसे पीक्यूआरएस मैंने कंप्लीट करा दिया, इसकी मेरी प्रैक्टिस चल रही है। मैथ्स हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है। देन उसके बाद आप देखोगे ज्योग्राफी कवर कर रखी है, साइंस कवर हो रही है, भारत दर्शन सीरीज जो मैपिंग सीरीज है वो कवर कर रखा है, हमारी करंट अफेयर की क्लासेस आ रही हैं। कहने का मतलब बस इतना है कि आपको यहाँ पर वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये। ठीक है। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पर। जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से कवर अप किया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या है कि आपको ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अब चलते हैं अपनी वीडियो पे। तो सबसे पहले क्या है कि एक एक करके देखेंगे। इसमें क्या है, पहले इस आर्टिकल को हम लोग पढ़ेंगे, देन उसके बाद हमारी ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं। तो सबसे पहले मैं आज को आपको बता देना चाह रहा हूँ कि पहले हम इन जितने भी वर्ड्स और मीनिंग है इनको एक बार गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है। गो थ्रू करने से क्या होगा कि एक बार सभी की मीनिंग पता हो जाएगी। एक बार पता हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल को पढ़ने में हमें डिफिकल्टी नहीं होगी। जहां भी डिफिकल्टी होगी वहां पर एक बार फिर से देख लेंगे। समझ में आ रहा है। कहने का मतलब है कि इन वर्ड्स का हमें यूज करना सीखना है। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है कि मनी गिवन एज पेमेंट फॉर लॉस और इंजरी। जैसे किसी का लॉस हो जाता है, इंजरी हो जाता है, तो उसको जो मनी दिया जाता है पेमेंट के फॉर्म में, उसे हम क्या कहते हैं, मुआवजा, कंपनसेशन। रीअफर्मेशन का मतलब होता है कंफर्मेशन अगेन, दोबारा कंफर्मेशन करना, रीचेक करना। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, रीअफर्मेशन। इनवायलेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी चीज को वायलेट नहीं किया, कैन नॉट बी वायलेटेड और डिसरिस्पेक्टेड। ठीक है। जिसको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जाता, वायलेट नहीं किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड इनवायलेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि आपने कोई एक्शन लिया उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं जवाबदेही। सिस्टमेटिक पता ही होगा, होल सिस्टम से रिलेटेड होता है। रेजोनेंट का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, रेजोनेंट। रेजोनेंट मतलब हैविंग डीप मीनिंग एंड इम्पैक्ट। ठीक है। जिसकी डीप मीनिंग और इम्पैक्ट होता है उसे रेजोनेंट कहते हैं, हिंदी में प्रभावशाली। फ्लैग्ड मतलब क्या होता है, ड्रीव अटेंशन। ठीक है। मान लीजिए आप किसी के ऊपर ऐसे करके फ्लैग बना देते हैं, तो ये क्या करता है, आपके अटेंशन को क्या ग्रैब करता है, आपके अटेंशन को अपनी ओर खींचता है। दैट इज कॉल्ड ड्रीव अटेंशन, जिसे कहते हैं चिन्हित करना। समझ में आ रहा है। कस्टोडियल डेथ, कस्टोडियल डेथ का मतलब क्या है कि पुलिस ने आपको कस्टडी में ले रखा है, ठीक है, अरेस्ट कर लिया है, और उसमें आपकी डेथ हो गई है, तो उसे क्या कहते हैं, कस्टोडियल डेथ। मतलब हिरासत में मृत्यु हो जाना, डेथ अकरिंग इन पुलिस और जुडिशियल कस्टडी। कोर्सिव एक्शन का मतलब क्या होता है, यूज ऑफ फोर्स और प्रेशर। कोर्सिव का मतलब होता है दबाना। ठीक है।
फोर्सिव का मतलब क्या होता है, दबाना। तो फोर्स और प्रेशराइज करके कोई एक्शन लेना, जिसे दमनात्मक कार्रवाई कहते हैं। जैसे लाठी चार्ज हो जाता है तो वो क्या होता है, कोर्सिव एक्शन होता है। वर्डिक्ट आपको सभी को पता ही है कि ऑफिशियल डिसीजन है, जजमेंट को क्या कहते हैं, वर्डिक्ट। जैसे कोर्ट्स के क्या आते हैं, वर्डिक्ट आते हैं। ठीक है, कोर्ट्स के क्या आते हैं, वर्डिक्ट आते हैं। इसका मतलब क्या है, वो ऑफिशियल डिसीजन होता है। एब्डिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एब्डिकेशन का मतलब क्या होता है, फेलियर टू फुलफिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में फेल हो जाना, कर्तव्य से विमुख होना। ऑफस्केशन का मतलब क्या होता है, कि जानबूझ करके कंफ्यूज करना। ठीक है, डेलिबरेट का मतलब होता है जानबूझ करके क्या करना, कंफ्यूज करना, भ्रम फैलाना। दैट इज कॉल्ड ऑफस्केशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, बुलवर्क का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन एंड डिफेंस, सुरक्षा कवच जिसे कहते हैं। ठीक है, जैसे जेड प्लस सिक्योरिटी मिलती है वो बुलवर्क हो गया। ये सारी चीजें। अब इस वर्ड का अलग अलग इंटरप्रिटेशन के साथ अलग अलग जगह यूज होता है। ठीक है, अब स्टेट एक्सेस का मतलब क्या होता है, कि मिस यूज ऑफ गवर्नमेंट पावर। जो गवर्नमेंट पावर है, जाहिर सी बात स्टेट एक्सेस कर रही है। एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा। एक्सेस का मतलब क्या होता है, ज्यादा। तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट पावर को मिसयूज करने को क्या कहते हैं, स्टेट एक्सेस। ठीक है, नेग्लिजेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को पता है, बहुत ही अच्छी मीनिंग है। ठीक है, नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस, इसका मतलब क्या होता है, लापरवाही करना। नेक्स्ट आता है ज्यूरिस प्रूडेंस। तो क्या है, ठीक है, ज्यूरिस है, फिर प्रूडेंस है। स्टडी और सिस्टम ऑफ लॉ। वैसे देखा जाए सिर्फ प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस होता है। ठीक है, प्रूडेंस का सिर्फ मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंस। इसके आगे ज्यूरिस लग गया है तो ये एक स्टडी या फिर सिस्टम ऑफ लॉ हो जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा जुडिशियल का मतलब क्या होता है, जो लीगल प्रोसेस के बाहर हो, उसे हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल। डिफरेंस, यहाँ पर ये डिफरेंस नहीं है। ठीक है, देखो इस डिफरेंस का मतलब अंतर होता है। ठीक है, और इस डिफरेंस का अलग होता है। तो ये क्या है, होमोनिम्स बन जाता है। इसका मतलब अलग हो जाता है, इसका मतलब अलग हो जाता है। यहाँ पर डिफरेंस, DEFERENC है, ये रिस्पेक्टफुल सबमिशन होता है। ठीक है, अत्यधिक सम्मान करना। इसे हम रेवरेंस से भी जोड़ सकते हैं, रेवरेंस। ठीक है, श्रद्धांजलि देना जिसे होता है। ओपेसिटी आप देखोगे तो ओपेसिटी का सिंपल सा मतलब है कि किसी चीज के आर पार दिखाई ना देना, दैट इज कॉल्ड ओपेसिटी। ठीक है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। इसका एक और होता है जिस जो बनता है वो ओपेक से बनता है। ठीक है, ओपेक, ओपेक, दैट इज कॉल्ड कि भाई ट्रांसपेरेंसी ना होना, अपारदर्शिता, आर पार दिखाई ना पड़ना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, स्ट्रक्चरल वीकनेस। स्ट्रक्चरल वीकनेस जाहिर सी बात है कि सिस्टम या फिर फ्रेमवर्क में वीकनेस होना ही स्ट्रक्चरल वीकनेस होता है। ठीक है, एग्रेडिटेशन का मतलब क्या होता है, ऑफिशियल रेगुलेशन, रिकॉग्निशन। जैसे क्या मतलब होता है, जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं वो A+ एग्रीगेटेड होते हैं। ठीक है, तो एग्रेडिटेशन का मतलब क्या होता है, मान्यता मिलना, ऑफिशियल रिकॉग्निशन। सिंलिकल का मतलब क्या होता है, सिंलिकल का मतलब क्या होता है, डिसट्रस्टफुल, पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक मतलब जो उदासीन, मतलब कह सकते हो जो अरे उसे क्या नाम है, जैसे एक ऑप्टिमिस्टिक होता है, एक पेसिमिस्टिक होता है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब क्या होता है, अरे उसका वर्ड क्या होता है, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है जो पॉजिटिव हो थोड़ा सा। ठीक है, पॉजिटिव सोचता हो, ऑप्टिमिस्टिक हो। ठीक है, और पेसिमिस्टिक का मतलब होता है जो निगेटिव सोचता हो हमेशा, दैट इज कॉल्ड पेसिमिस्टिक। इसका एग्जैक्ट वर्ड होता है वो याद नहीं आ रहा है पेसिमिस्टिक का, लेकिन हाँ ऑप्टिमिस्टिक का मतलब सिंपल सा, जो ऑप्टिमिस्टिक हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, फ्यूचर को लेकर के। जो पेसिमिस्टिक हो, जो निगेटिव होता है। तो सिनिकल का सिंपल सा मतलब होता है डिसट्रस्टफुल, जिस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सके। ठीक है, जिस चीज पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, जाहिर सी बात आप उसकी निंदा करोगे, उसे क्रिटिसाइज करोगे। ठीक है, असर्शन का मतलब क्या होता है, फर्म एक्सप्रेशन, फर्म एक्सप्रेशन, दृढ़ अभिव्यक्ति। ठीक है, फॉर्मली तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करना, दैट इज कॉल्ड असर्शन। इंस्टीट्यूशनल ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ ओरिजिनल पर्पस, कि आप इस ये पर्पस है कि आपको इधर जाना है तो आप इधर जाने लगे, दैट इज कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल ड्रिफ्ट। ठीक है, ये ड्रिफ्ट हो गया इधर। री एंकर का मतलब क्या होता है, फिर से स्टैब्लिश करना, री स्टैब्लिश करना, फॉर्मली पुनः स्थापित करना। विजिलेंस का मतलब होता है केयरफुल वॉचफुलनेस, पूरी अलर्टनेस के साथ क्या करना, देखना, केयरफुल होकर के वॉच करना, दैट इज कॉल्ड विजिलेंस।
आई होप आपको पूरी मीनिंग एक एक चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी याद करने की कोशिश नहीं करनी है, सिंपली हमें क्या करना है, गो थ्रू करना है। अब चलते हैं हम आर्टिकल पे। अब इससे क्या है कि हमारा आर्टिकल और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा पढ़ने में। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन डायरेक्टिव टू द directive to the Uttar Pradesh government to pay 10 lakh rupees to the family of a 36-year-old man who died in police custody in 2021 marks a welcome reaffirmation of the inviolability of human dignity and imperative of accountability। देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है। ठीक है, यहां से स्टार्ट है और यहां पर खत्म है। आपका दिमाग हिल जाएगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो हम लोग सिंपल से देखेंगे भाई सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, समझ में आ रहा है। अब देखो ये ह्यूमन राइट डायरेक्टेड टू द, यहां से लेके यहां तक का, ये यहां से लेके यहां तक का, यहां तक का, यहां तक आप देखोगे तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब ये जो एनएचआरसी का जो डायरेक्टिव है इन्होंने क्या किया कि एक ऑर्डर पास किया है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने क्या किया, एक ऑर्डर पास किया एक डेथ पे कि कस्टडी, जिस बेसिकली क्या था, पुलिस ने क्या किया था, एक 36-ईयर-ओल्ड मैन को, ओल्ड मैन को क्या कर लिया था, कस्टडी में रखा था। और कस्टडी में क्या हो गई, उसकी मौत हो गई, जिसकी वजह से एनएचआरसी ने एक ऑर्डर निकाला कि भाई यूपी गवर्नमेंट को, जो पुलिस कस्टडी में था, यूपी गवर्नमेंट को इस पर्टिकुलर पर्सन को क्या है या फिर इसकी फैमिली वालों को 10 लाख रुपए देने हैं। कितने लाख रुपए, 10 लाख रुपए देने एज अ कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है कि कोई इंजरी हुई है, लॉस हुआ है, तो उसके बदले में जो पेमेंट दी जाती है दैट इज कॉल्ड कंपनसेशन। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि जो डायरेक्टिव दिया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, कि एक ऑर्डर दिया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को, भाई आप इस 36-ईयर-ओल्ड मैन को 10 लाख रुपए दोगे, जो कि डाइड मतलब मर चुका था इन पुलिस कस्टडी इन 2021। उसकी जो मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी 2021 में हुई थी। ये जो डायरेक्टिव दिया गया है मार्क्स, अब ये क्या है, मेन वर्ब है प्लस एस लगा है। एस क्यों लगा है, आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा एस या ई एस लगता है मेन वर्ब में। तो एनएचआरसी तो एक ही है ना, तो हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, एनएचआरसी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, मार्क्स लिखा है। ठीक है, ये क्या है, मार्क्स करता है वेलकम रीअफर्मेशन ऑफ इनवायलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड इम्परेटिव ऑफ अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो ह्यूमन डिग्निटी है, आप उसे, इनवायलेबिलिटी मतलब आप उसे वायलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी सेट होती है सभी की। इम्परेटिव ऑफ अकाउंटेबिलिटी, इम्परेटिव का मतलब क्या होता है, आवश्यक है, नेसेसरी है। अकाउंटेबिलिटी का मेंटेन होना नेसेसरी है। ठीक है, तो इम्परेटिव ऑफ अकाउंटेबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी को आप वायलेट नहीं कर सकते हो। इसी पर्टिकुलर चीज को ये रीअफर्म कर रहा है, रीस्टैब्लिश कर रहा है। ठीक है, और ये क्या है, वेलकम मूव है। एनएचआरसी ने ये जो लिया है बोल्ड मूव, ये एक वेलकम मूव है, वेलकम रीअफर्मेशन है, जो ये दर्शाता है कि ह्यूमन डिग्निटी सबसे ऊपर है और अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करना कितना जरूरी है। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारी जो गवर्नमेंट से अकाउंटेबल होंगी, ठीक है, और ह्यूमन डिग्निटी को क्या है, और बढ़ाया जा सकेगा। क्लियर है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे। That this order arrives against a backdrop of systematic failures makes it all more resonant। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि जो ऑर्डर आया है ऐसे बैकड्रॉप में आया है, जो एक सिस्टमेटिक फेलियर में, जो सिस्टमेटिक फेलियर होता है उसके बैकड्रॉप के अगेंस्ट आया है। ठीक है, जो सिस्टमेटिक फेलियर हुआ है इसके अगेंस्ट आया कि भाई ये सिस्टमेटिक फेलियर नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये जो डिसीजन आया है ये और मोर रेजोनेंट है। अभी हम लोगों ने देखा ना कि जो डिसीजन आया है मोर रेजोनेंट, और रेजोनेंट का मतलब क्या होता है, जिसकी डीप मीनिंग होती है। ठीक है, अब जो ये एनएचआरसी ने डिसीजन लिया है इसकी डीप मीनिंग है। ठीक है, इसका डीप इम्पैक्ट है, क्या इम्पैक्ट है देखेंगे। यहाँ पर एक रिपोर्ट बताई गई है। ठीक है, According to official data between 2020 to 22, over 4,400 custodial, judicial और पुलिस डेथ्स were recorded nationwide। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डेथ्स है, इस वजह से यहाँ पर क्या यूज किया गया, वर यूज किया गया। विद यूपी काउंटिंग फॉर 952 ऑफ देम। ठीक है, ऑफ देम का, देम किसके लिए यूज हुआ है, देम यूज हुआ है 4,400 के लिए। ठीक है,
अब इनमें से 952 की डेथ सिर्फ और सिर्फ यूपी में हुई है। ठीक है। इन सितंबर 2023 गुजरात स्टेट लॉ कमीशन फ्लैग्ड इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ कस्टोडियल डेथ इन द स्टेट एज अ मैटर ऑफ ग्रेट पब्लिक कंसर्न। क्या बोला जा रहा है? 2023 के सितंबर में जो गुजरात का स्टेट लॉ कमीशन है उसने क्या किया था? फ्लैग किया था। देखो ध्यान से समझना। अब ये जो डेट है बिल्कुल एग्जैक्ट डेट है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज किया गया है? इनका यूज किया गया है। यहाँ पर ड्यूरिंग, एट, इन सब चीजों का यूज नहीं किया गया है। यहाँ पर क्या यूज किया गया है? इनका यूज किया गया है। अब जो गुजरात का स्टेट लॉ कमीशन है इसने फ्लैग किया। अभी मैंने बताया फ्लैग का मतलब क्या होता है? अटेंशन। ठीक है, अटेंशन देना। तो जब फ्लैग किया, बताया कि भाई ये जो जुडिशियल कस्टडी में जो डेथ हो रही है उनके इंसिडेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ये जो एक क्या है? मैटर ऑफ ग्रेट पब्लिक कंसर्न है। ठीक है, पब्लिक बहुत ही बड़ा मैटर है। ठीक है, ये अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस को दिखाता है कि पब्लिक कंसर्न कितना बड़ा बन गया है कि भाई इतने बड़े लेवल पे कस्टोडियल डेथ हो रही है। तो उसी के बारे में ये अटेंशन ग्रैब करता है कि भाई ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, अब गुजरात ने बताया होगा तभी एनएचआरसी ने पकड़ा होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। द स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट, एक रिपोर्ट आई है, द स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2025 रिलीज्ड इन मार्च दिस ईयर सोड। अब देखो मार्च में रिलीज हुई है इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? सोड लिखा है, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब के सेकंड फॉर्म। सोड एन अप्रूवल फॉर कोर्सिव एक्शन अमंग अ साइजेबल परसेंटेज ऑफ पुलिस पर्सनल। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि एक अप्रूवल है फॉर कोर्सिव एक्शन among a sizable percentage of police personnel based on surveys of 8,276 officer across 17 states UTs। कहने का मतलब है कि ये जो इतने ज्यादा ऑफिसर्स हैं इन पे सर्वे किया गया, इन्हीं के बेस पे निकाला गया है कि पुलिस पर्सनल का बहुत ही बड़ा साइजेबल परसेंटेज पर बहुत ही ज्यादा कोर्सिव एक्शन है। कोर्सिव एक्शन का मतलब बहुत ज्यादा कह सकते हो कि बर्डन है। ठीक है, उन पे जानबूझ करके क्या है, उनसे ये सब काम करवाए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? वो करना नहीं चाह रहे लेकिन करवाए जा रहे हैं। ये चीज अब निकला इस सर्वे में। ठीक है, ये अक्रॉस द 17 स्टेट्स एंड यूटीज इंक्लूडेड है। द NHRC's verdict sends a much needed, if belated, signal that institutional abdication cannot hide behind bureaucratic obfuscation। अब यहां समझना। ठीक है, यहां पर मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? एब्डिकेशन है। सभी को दिख रहा है? ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? सेंड है, सेंड्स है। अब यहां पर लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है। ये एनएचआरसी वर्डिक्ट है। अगर इसको सिंपली तरीके से तोड़ें तो क्या होगा? द वर्डिक्ट ऑफ एनएचआरसी, द वर्डिक्ट ऑफ एनएचआरसी। तो ये जो वर्डिक्ट है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या है? एस और ई एस का यूज किया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा? एस और ई एस का यूज किया जाएगा। अब बोला जा रहा है कि जो वर्डिक्ट है एनएचआरसी का, ये एक बहुत ही मच नीडेड सेंड्स अ मच नीडेड सिग्नल। ठीक है, बहुत ही जरूरी सिग्नल भेजता है। डिलेटेड का मतलब देरी के साथ, डिलेड। क्या सिग्नल भेजता है? कि इंस्टीट्यूशनल एब्डिकेशन कैन नॉट हाइड बिहाइंड ब्यूरोक्रेटिक ऑफस्केशन। अभी हमने देखा ऑफस्केशन का मतलब होता है जानबूझ करके भ्रम फैलाना। तो जो ब्यूरोक्रेटिक ऑफस्केशन है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये ब्यूरोक्रेटिक की वजह से हुआ है, ये हुआ है, सिस्टमेटिक फेलियर है, ये क्या है कि जो इंस्टीट्यूशनल एब्डिकेशन है ये इसके पीछे नहीं छुप सकता है। ठीक है, ये नहीं कह सकते हो कि भाई ये ब्यूरोक्रेटिक की वजह से हुआ है। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। ठीक है, पूरा पूरा इंस्टीट्यूशनल इसके लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इंस्टीट्यूशनल एब्डिकेशन, एब्डिकेशन का मतलब होता है अपने कर्तव्य से विमुख होना, विचलित होना। तो इंस्टीट्यूशनल फेलियर को आप इस ब्यूरोक्रेटिक ऑफस्केशन के पीछे नहीं छुपा सकते हो। फालतू के भ्रम फैला करके आप इस इंस्टीट्यूशनल फेलियर को आप छुपा ही नहीं सकते हो। कहने का मतलब ये है, कैन नॉट हाइड बिहाइंड ब्यूरोक्रेटिक ऑफस्केशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वर्डिक्ट यही दिखाता है कि भाई ब्यूरोक्रेटिक ऑफस्केशन का बहाना लेकर के आप इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशनल एब्डिकेशन को नहीं छुपा सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे।
अब यहाँ पर जो बताया गया है वो एनएचआरसी के बारे में बताया गया है कि एस्टैब्लिश इन 1993 अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, द एनएचआरसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करंट अफेयर्स के लिए। जो एनएचआरसी है ये एस्टैब्लिश हुआ था 1993 में, एस्टैब्लिश हुआ था। किसके अंदर एस्टैब्लिश हुआ था? द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। इस एक्ट के अंदर एनएचआरसी को एस्टैब्लिश किया गया था। The NHRC was conceived as a bulwark against the state access, mandated to investigate violations and negligence, and recommend remedies and shape India's human rights jurisprudence। क्या बोला जा रहा है? कंसीव्ड का मतलब यहाँ पर क्या है कि एनएचआरसी को ये जिम्मेदारी, एनएचआरसी को ये माना जाता है। कंसीव का मतलब यहाँ पर क्या है? माना जाना, ठीक है। कंसीव का मतलब माना जाता है। क्या माना जाता है? एक बुलवर्क माना जाता है, एक सुरक्षा कवच माना जाता है, जो स्टेट एक्सेस, स्टेट का एक्सेस मतलब जो मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर होती है उसके अगेंस्ट इसको एक सुरक्षा कवच माना जाता है, ठीक है। जो भी वायलेशंस होते हैं, नेग्लिजेंस होते हैं, उसके अगेंस्ट ये इन्वेस्टिगेट कर सकता है। और ये क्या करेगा? रिकमेंड करेगा रेमेडीज को, उपाय को, कि कैसे इंडिया के ह्यूमन राइट ज्यूरिस्प्रूडेंस को डेवलप किया जा सके, कैसे इसको सेव किया जा सके, कैसे इसको सुरक्षित किया जा सके। ये काम एनएचआरसी का है, ठीक है। ह्यूमन डिग्निटी को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। जो लोग जेल में हैं, ठीक है, जो लोग जेल में हैं उनके राइट्स को कैसे इंश्योर किया जा सके, ताकि वो एक ह्यूमन, उनकी ह्यूमन डिग्निटी बनी रहे, इसके बारे में एनएचआरसी जिम्मेदार होती है। क्लियर है? वो इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू इनको जिम्मेदारी दी गई है। For much of its early life, it rose to that promise, flagging overcrowded and degrading prison condition. Flagging overcrowded and degrading prison condition. क्या बोला जा रहा है? जो हमारी overcrowded और डिग्रेडिंग प्रेजेंट कंडीशन है, हमारी जो प्रेजेंट कंडीशन है वो ओवर क्राउडेड, वहां बहुत से लोग हैं, ठीक है। एक एक जेल में हजारों लोगों को भर रखा है, और उसकी जो प्रेजेंट कंडीशन डिग्रेड कर रही है, उसके बारे में ये शुरुआत में इसने क्या किया? फ्लैग किया। इशूइंग कंट्रीज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस ऑन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, ठीक है। इसने कंट्री की पहली पहली फर्स्ट मतलब पहली कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस निकाली, किस पे? एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स पे। एक्स्ट्रा जुडिशियल मतलब जो जुडिशियल के बाहर हो, उस पे इन्होंने गाइडलाइंस निकाली। डिफेंडिंग लेबर राइट्स, ठीक है। एनएचआरसी ने क्या किया? जो गाइडलाइंस निकाली उसके अंदर क्या है? लेबर राइट्स को डिफेंड किया। स्टैंडिंग विद विक्टिम्स ऑफ कम्युनल वायलेंस। कम्युनल वायलेंस मतलब जो दंगे होते हैं, दो ग्रुप के बीच में जो दंगे को होते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम लड़ गए, ये क्या होते हैं? कम्युनल वायलेंस होते हैं। इनके जो विक्टिम्स होते हैं, जो पीड़ित हो जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए कम्युनल वायलेंस में किसी की डेथ हो गई, तो उसके परिवार वालों को के साथ ये खड़े रहते हैं। स्टैंडिंग विद विक्टिम्स ऑफ कम्युनल वायलेंस एंड प्रेसिंग फॉर कंपनसेशन एंड रिड्रेस, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी एक पर्सन की डेथ हो गई, तो इसकी फैमिली को क्या मिलना चाहिए? कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि लॉस हुआ है ना इतने बड़े पर्सन का, तो जाहिर सी बात है इसकी फैमिली को कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये कौन इंश्योर करेगा? ये एनएचआरसी इंश्योर करेगा, इसीलिए इसको स्टैब्लिश किया गया है। समझ में आया? रिड्रेस का मतलब क्या होता है? कि पर्टिकुलर इश्यू को सुलझाना, रिजॉल्व करना, दैट इज कॉल्ड रिड्रेस करना। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। सबसे पहले फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ओवर क्राउडेड और डिग्रेडिंग प्रेजेंट कंडीशन को क्या करना है? बताना है कि भाई ये प्रेजेंट कंडीशन बहुत ही खराब है, बहुत ही घटिया तरीके से। जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं उनके अगेंस्ट कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस निकालना, लेबर राइट्स को प्रोटेक्ट करना, कम्युनल वायलेंस में जो विक्टिम्स हैं उनको इनके साथ खड़े रहना, उनको कंपनसेशन दिलाना गवर्नमेंट की तरफ से। कैसे कंपनसेशन दिलाना? आपने देखा होगा अभी, ये एग्जांपल है कि 36 ईयर ओल्ड मैन को, जिसकी डेथ 2021 में हो गई थी, इसकी फैमिली को यूपी गवर्नमेंट की तरफ से 10 लाख देने के लिए बोला है, यूपी गवर्नमेंट को बोला है। तो ये क्या होता है? कंपनसेशन होता है, जिसका काम है। फिर देखेंगे ओवर टाइम का मतलब होता है कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, हाउएवर अ ग्रोइंग डिफरेंस टू गवर्नमेंट्स रिलक्टेंस टू परस्यू पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस। अब जो ग्रोइंग डिफरेंस टू गवर्नमेंट है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? आपको मैंने बताया है कि अत्यधिक सम्मान होना है किसके प्रति? अब एनएचआरसी क्या करने? जी हजूरी करने लगी गवर्नमेंट की, ठीक है, ठीक है। गवर्नमेंट की जी हजूरी का मतलब उसका बहुत ज्यादा अत्यधिक सम्मान करने लगी।
रिलेक्टेंस का मतलब होता है अनविलिंगनेस, बिना इच्छा के करना। तो रिलेक्टेंस टू परसीव पॉलिटिकल सेंसिटिव केसेस। अब ये जो पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस होते थे इनको छूती भी नहीं थी ये, ठीक है, उन्हें टच नहीं करती थी। तो उनमें रिलेक्टेंस दिखाती थी, डिले करती थी, अनिच्छा दिखाती थी। एंड ओपेसिटी इन अपॉइंटमेंट्स have gradually underlined the institution's structural weakness। इसने क्या बताया है कि जो अपॉइंटमेंट्स में ओपेसिटी है, ओपेसिटी का मतलब होता है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अपॉइंटमेंट में क्या होता है, किसी ने अपॉइंटमेंट कर दिया और उसमें ट्रांसपेरेंसी दिखाई नहीं, क्यों अपॉइंट किया, किस बेसिस पे अपॉइंट किया, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये कुछ नहीं। अपॉइंटमेंट में ओपेसिटी होने की वजह से क्या हुआ कि इसने इंस्टीट्यूशन के स्ट्रक्चरल वीकनेस को दिखाया कि एनएचआरसी कितना ज्यादा वीक है, ठीक है। एंड नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन एंड लिमिटेड इन्फोर्समेंट पावर्स, फॉर इंस्टेंस दैट हैड prompted a former chairperson to describe it as a toothless tiger। यहां पर क्या बोला जा रहा है, नॉन बाइंडिंग, कहने का मतलब है कि एनएचआरसी सिर्फ क्या कर सकती है, रिकमेंड कर सकती है। वो ये नहीं कर सकती कि भाई मैंने ऑर्डर दिया है तो इन्हें करना ही पड़ेगा एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। तो ये जो इसके जो ऑर्डर होते हैं वो रिकमेंडेशन होते हैं, बाइंडिंग नहीं होते हैं। बाइंडिंग का मतलब होता है उस पे आप फोर्स नहीं कर सकते हैं पूरी तरीके से, नहीं मैंने बोला तो करना ही करना है, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन और लिमिटेड इन्फोर्समेंट पावर, इन्फोर्समेंट पावर मतलब जो इनके पास पावर है उसको एग्जीक्यूट करने की जो इन्फोर्समेंट पावर है वो बहुत लिमिटेड है। तो इतनी कम पावर होने के बावजूद इसकी दिक्कत क्या आ रही है कि एग्जाम्पल समझते हैं कि दैट हैड प्रॉम्प्टेड अ फॉर्मर चेयरपर्सन टू डिस्क्राइब इट एज अ टूथलेस टाइगर। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कि स्ट्रक्चरल वीकनेस को देखते हुए, नॉन बाइंडिंग नेचर को देखते हुए, ठीक है, लिमिटेड इन्फोर्समेंट पावर को देखते हुए, जिसके फॉर्मर चेयरपर्सन ने उन्होंने क्या बोला कि भाई ये टूथलेस टाइगर है। जैसे एक टाइगर के दांत नहीं है तो टाइगर के पास सारी पावर खत्म है, उसी इसी टूथलेस टाइगर के बराबर क्या है, हमारी एनएचआरसी है, ठीक है। जैसे एक टूथलेस टाइगर होता है वैसे ही एनएचआरसी है, मतलब इतना बड़ा शरीर होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि उसके पास पावर ही नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं इन 2024 इट्स एक्रेडिटेशन विद यूएन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक्रेडिटेशन का मतलब क्या होता है, ऑफिशियली रिकॉग्निशन मिलना। किसके साथ रिकॉग्निशन मिला है, यूएन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबल अलायंस फॉर नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन was deferred for a second year, ठीक है। साइटिंग अमंग अदर थिंग्स अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड डाइवर्सिटी इन इट्स अपॉइंटमेंट, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसको डिफर्ड फॉर सेकंड ईयर का मतलब क्या होता है कि इसको एग्रेडेशन नहीं मिला है, ठीक है, इसको ऑफिशियली तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। इसके थ्रू यूएन रिकॉग्नाइज ग्लोबल अलायंस ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है और सेकंड ईयर के लिए इसको क्या कर दिया, डिफर कर दिया है। क्लियर है। अब चलते हैं, a cynical reading will see the NHRC's directive as a symbolic gesture, ठीक है। अब ये जो NHRC ने जो डायरेक्टिव लिया है ना, इस डायरेक्टिव को एज अ सिंबॉलिक नेचर जेस्चर की तरह देखा जा रहा है। एक ऑर्डर जो दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, इसलिए इसको सिंबॉलिक जेस्चर की तरह देखा जा रहा है। समझ में आ रहा है, जेस्चर का मतलब क्या होता है, जो हाव भाव होते हैं, लेकिन यहाँ जेस्चर का वो मतलब नहीं है। जेस्चर का मतलब है कि जो उसने काम किया है बहुत ही अच्छा काम किया है। यट मतलब फिर भी, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स अ वेलकम मोमेंट ऑफ असर्शन। असर्शन का मतलब क्या होता है, अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस करना। ये एक वेलकम मोमेंट है, जिसने ऑर्डर दिया है एनएचआरसी ने कि आप 10 लाख, आप 10 लाख रुपीज दो, ठीक है। ये क्या है, वेलकम मोमेंट ऑफ असर्शन है, ठीक है। यहाँ पर एनएचआरसी अपने आप को, खुद को अच्छी तरीके से, फॉर्मली तरीके से अपने आप अपनी बात को कह पाई है यूपी गवर्नमेंट से। एंड अ जेस्चर टुवर्ड्स अ रिकवरी ऑफ पर्पस। रिकवरी ऑफ पर्पस मतलब इनका पर्पस कहीं ना कहीं खो गया था, क्योंकि एक पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस में इन्वॉल्व नहीं होते थे, इनके पास पावर नहीं थी, तो कहीं ना कहीं जो पर्पस इनका खो गया था अब उसकी रिकवरी धीरे धीरे हो रही है एनएचआरसी के। वो ये ऑर्डर दिखाता है, तभी इसको सिंबॉलिक नेचर बोला गया है, जेस्चर बोला गया है। अ वर्डिक्ट कैन नॉट सिंगल हैंडेडली रिडीम इंस्टीट्यूशनल ड्रिफ्ट। इंस्टीट्यूशनल ड्रिफ्ट का मतलब होता है, जाहिर सी बात है, कि अपने पर्पस से डेविएट हो जाना। अब इसका ये मतलब नहीं कि 10 लाख रुपए आपने उस पर्सन को, फैमिली को दिला दिया एज अ कंपनसेशन, तो आपने, एनएचआरसी ने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप पूरी तरीके से इंस्टीट्यूशनल ड्रिफ्ट को
रिडीम नहीं कर सकते हैं, प्राप्त नहीं कर सकते हैं, एक्वायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल हैंडेडली ये पूरी एनएचआरसी की तकदीर नहीं बदल देगा, ठीक है। लेकिन जस्ट एज कंपनसेशन कैन नॉट रिस्टोर अ लाइफ, ठीक है। जो जिस पर्सन की जान गई है उसकी लाइफ को फिर से वापस नहीं लाया जा सकता है जो कंपनसेशन दिया है। बट लेकिन सच इंटरवेंशन कैन री एंकर द कमीशन टू इट्स प्राइमरी टास्क। अब ये जो इंटरवेंशन किया है, जो ऑर्डर दिया है, ये फिर से री एंकर कर सकता है, पुनर्स्थापित कर सकता है कमीशन को, जो उसका प्राइमरी टास्क है। प्राइमरी टास्क क्या है? स्पीकिंग फॉर वॉइसलेस एंड शोइंग दैट विजिलेंस मैटर, ठीक है। इसका काम क्या है एनएचआरसी का? वॉइसलेस पर्सन के लिए बोलना है। जो हमारी आम जनता है वो समझ लो वॉइसलेस है, ठीक है। इतनी ताकत नहीं है कि वो गवर्नमेंट से लड़ सके। इस वजह से बोला गया है कि भाई एनएचआरसी आम जनता के बेसिस पे, जो ह्यूमंस हैं, उनके राइट्स को इंश्योर करने के लिए उन वॉइसलेस पर्सन की जगह पे एनएचआरसी क्या करेगा, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगा, ताकि वो गवर्नमेंट से कह करके आपको कंपनसेशन एटलीस्ट दिला सके, जस्टिस दिला सके। और ये तभी होगा जब आप विजिलेंट रहोगे, ठीक है, अलर्ट रहोगे। तभी बोला गया है विजिलेंस मैटर करता है। एनएचआरसी को लगातार ये चीज देखना पड़ेगा, ठीक है। एनएचआरसी को लगातार ये चीज देखना पड़ेगा कि भाई ये जो ह्यूमन राइट्स हैं क्या इसको मेंटेन किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू। अगर नहीं किए जा रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं उपाय ढूंढना पड़ेगा, इसकी रेमेडी ढूंढनी पड़ेगी। आई होप आपको ये पूरा ही आर्टिकल समझ में आया होगा, ठीक है। आप इस एक एक लाइन को देखिएगा, जो समझ में ना आए इसमें कमेंट करिए कि सर इसका मतलब क्या है, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। समझ में आ रहा है? तो आई होप आपको ये पूरा ही आर्टिकल समझ में आ गया, आपको सारी मीनिंग समझ में आई होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज उसमें कमेंट में जो कमेंट कर दीजिए कि आपको जहां भी प्रॉब्लम आ रही है उस पर्टिकुलर टाइम को पिन कर दीजिए। मैं आपको वहीं के वहीं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। अब कुछ आपसे कुछ और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे क्या है कि आपको पता है कि हमारा ये चैनल है, ठीक है, अभी मैंने बता ही दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हैं इसकी पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, और अदर सब्जेक्ट जितने भी हम लोग कवर कर रहे हैं उनकी हम पीडीएफ दे रहे हैं, नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेक्चर्स भी दे रहे हैं, ठीक है, और प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रहे हैं। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं, ठीक है, या प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहते हैं, तो आप जाहिर सी बात है आप हमारे एसएफजी ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए। पहले आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे जो हमारा ऑफिशियल चैनल है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको दो लिंक मिलेंगे, एक स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर सीडीएस 1 2026 एस्पिरेंट्स के लिए, और दूसरा स्पेशल फोकस ग्रुप फॉर सीएपीएफ वालों के लिए। ये दो ग्रुप हैं, इन्हें ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर क्या है कि आप मैसेज कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, कैसा भी डाउट हो हम उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। बस आपको डाउट्स पूछना है, क्लियर है। आप एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या है, टेलीग्राम चैनल है। ये हमारा क्या है, व्हाट्सएप चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर हमारा सारा कंटेंट एक जगह ऑर्गेनाइज वे में पड़ा हुआ है, आप इसे इजिली तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टा अकाउंट है, इसे भी फॉलो कर लीजिए, और ये मेरा नंबर है। जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप हमें पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। सो हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर किया है। सो आप अगर आपने इस पूरी वीडियो को देखा है तो उसके लिए थैंक यू, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।